अलग गाइज लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। नाउ नीट के अगर हम बात करें आपके एग्जाम के हिसाब से एटलीस्ट एक सवाल एसएचएम का पक्का आएगा, दो भी आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। और यूजुअली इसके सवाल बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत गंदे वाली नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना उनके बारे में। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चालू करते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन ये कहता है, देखो अगर तो ब्लॉक है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया इधर जा रहा है, वो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया। बॉडी अगर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, रोटेशन मोशन के बारे में भी पढ़ लिया। और अगर रोल कर रही है तो रोलिंग के बारे में भी हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन कहता है मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं आपका पीरियोडिक मोशन। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम उसको हम यहाँ पे टाइम पीरियड कहते हैं कि जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे पंखा घूम रहा है या फिर अर्थ है सन के चक्कर लगा रही है, मून आपका पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से मून अर्थ का चक्कर काट रहा है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है यहाँ पे टू एंड फ्रो। नाउ टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। इन सच अ मोशन बॉडी इज कन्फाइंड विद अ वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर आपने ब्लॉक लटका दिया, वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। अब उसके बाद हल्का सा आपने उसे ऐसे खींच के छोड़ा तो वो उसके बाद ऐसे 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 ऊपर नीचे मोशन करेगा। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ आपका हार्मोनिक मोशन। या फिर आपने एक बाल्टी ली, पानी लिया, उसमें एक छोटा सा बॉटल आपने उसमें भरी पानी भर के, और वो वर्टिकली मान लीजिए स्ट्रेट वो खड़ी हुई है, आपने हल्की से उसको टपली मारी, उसके बाद वो बॉटल ऐसे 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 वो वाइब्रेट करेगी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आपके ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। इन्हीं चीज़ों को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ना अब सवाल ये है कि आपका हार्मोनिक मोशन हो गया, उस हार्मोनिक का सिंपल पार्ट क्या होएगा जिसको हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करके पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होंगे जहाँ पे आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन से कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है इस बात के प्रोपोर्शनल होंगे। तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू -x। ये अगर ऐसा है तो इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। कि आपका यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हो जाता है और ऐसा यूनिट आपके के की होगी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन उसके होंगे mt-2, ये आपके के डायमेंशन होंगे यहाँ पे। अगर हम एसएचएम की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, एक और चीज़ जो हम यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल मान लीजिए आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी आप परछाई जो देखेंगे यहाँ पे, परछाई ऑन दिस डायमीटर, या फिर यहाँ पे आपने लाइट लगाई ऐसे करके आपकी लाइट है जिसकी रोशनी आ रही है, यहाँ परछाई देख रहे हैं, या फिर आपका किसी भी आपके डायमीटर पे परछाई देखोगे अगर, तो यहाँ से पार्टिकल पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका जो मोशन परछाई का होएगा। तो पार्टिकल आपका ओमेगा के साथ ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, तो जब यहाँ आया तो उसकी परछाई कहीं यहाँ आ रही होगी, यहाँ पहुँचा तो परछाई यहाँ पहुँचेगी। इसको हम कहते हैं आपका किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे एक आपके डायमीटर के अलॉन्ग, ठीक है, किसी भी डायमीटर पे हो सकता है, अगर आप यहाँ लेंगे इधर डायमीटर बना के, उस पर भी उसका प्रोजेक्शन जो होएगा वो आपको सिंपल हार्मोनिक करके वो उसकी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम ये कहते हैं, टर्मिनोलॉजी ये है कि आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होएगा उसको आप +a कहते हैं। मीन पोजीशन है, इस पे आपका डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हम 0 कहते हैं। इस वाली साइड पे डिस्प्लेसमेंट आपका -a हो जाएगा। अगर आपका एसएचएम इस एक्सिस पे हो रहा है तो उसकी हम इक्वेशन लिखेंगे, s विल आपका x जो है दैट विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट आपका इनिशियल फेज होएगा, तो मान लीजिए अगर पार्टिकल यहाँ से चालू कर रहा है इस लोकेशन से, वो आपका फाई नॉट पे आएगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ एसएचएम करेगा तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आपका अगर एसएचएम डिस्प्लेसमेंट x या y दे रखा है, एक को ही गल है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे y डायरेक्शन में हो रहा है या ऐसे x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट ए इंस्टेंस, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रोजेक्शन y एक्सिस पे और प्रोजेक्शन x एक्सिस पे ये आपका ऐसे दिखाई देगा। ओमेगा टी है, ओमेगा को फिर आप 2πf फ्रीक्वेंसी f हो गई, ओमेगा को 2πf यूज़ कर सकते हैं। नाउ वेलोसिटी की जब आप बात करेंगे
तो वेलोसिटी जो आपकी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपका अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी को जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी आएगी, हेंस आपकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपकी वेलोसिटी हो जाती है। ए ओमेगा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसको आप कहते हैं दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। ए आपका एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपका कैपिटल ए ओमेगा, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसी का दूसरा वर्जन है, उसको ये ध्यान रखना, वेलोसिटी का दूसरी फॉर्मूला ये आता है आपका वेलोसिटी एट एनी लोकेशन। ये वाली जो वैल्यू आई थी ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुई, और ये कॉस ओमेगा के साथ ही जो दिखा रहे हैं ये टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है उसका रिप्रेजेंटेशन है। v इज इक्वल टू हम लिखते हैं इसको आपकी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y में हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ये वेलोसिटी का आपका वेरिएशन है x के साथ। तो ये वाला जो वेरिएशन था आपने जो लिखा v इज इक्वल टू आपका ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये जो वैल्यू है, या फिर इसको साइन की बजाय डिफरेंशिएट करके कॉस लिख लेते हैं, तो कॉस ओमेगा टी ये जो वेरिएशन है ये आपका टाइम के साथ है, ये वेरिएशन आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन इन एसएचएम की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं उसी को जो हमने वेलोसिटी लिखा उसी को एक बार फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेलेरेशन क्या आती है। एक्सेलेरेशन को स्मॉल ए से, इसको कैपिटल ए से डिनोट करोगे तो आपका जो एक्सेलेरेशन ए है वो आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ इसी की अगर आपकी ए मैक्सिमम की बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 या -1 होती है, ये आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे कहते हैं अगर स्टैंडर्ड चीज़ों का अगर आपके जो टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो इसके डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको सब याद रखना है। डायरेक्ट आपसे इससे वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अगर आपका लिक्विड है, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो अक्सर लोग फ्लूइड पढ़ते हुए कहते हैं हाँ सर एसएचएम याद नहीं है। उस केस में इन चीज़ों को आपके ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई यूट्यूब है, उस यूट्यूब में पानी भरा हुआ है और उसके बाद आप इसको पानी तो पहले दोनों में सेम लेवल भरा हुआ था, आपने इसको हल्का सा धक्का दे के छोड़ दिया तो ये पानी थोड़ा सा नीचे हुआ या ऊपर हुआ, उसके बाद ऐसे 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 आपका एसएचएम मोशन होएगा। उसका टाइम पीरियड डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2π/h/g। h आपकी ग्राउंड से जो यूट्यूब में पानी का लेवल है उसकी वैल्यू है। फ्लोटिंग सिलेंडर है उसको 2π/L ले सकते हैं। L आपका यहाँ पे सबमर्ज्ड पोर्शन है, तो जितना पोर्शन नीचे डूबा हुआ है वो आपका इसमें 2π/L/g में आएगा। अगर एक बाउल है, उस बाउल में आपने छोटा सा मटर का दाना रख दिया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसको पहले यहाँ पे था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब आपने उसको हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है तो वो ऐसे 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 करके ऐसे चम करेगा। ये वैल्यू जो आएगी 2π/R-R, R कैपिटल R, छोटा r इस वाले का छोटे आपके मटर के दाने का रेडियस है, ये आपका टाइम पीरियड होएगा। नेक्स्ट ये फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अदर चैप्टर्स में आते हैं। अगर आपकी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में आपने एक मैग्नेटिक डायपोल रख दिया है, उसका टाइम पीरियड 2π/I/mb होता है। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, m इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, b आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली यहाँ पे एयर चैम्बर है, KTG में इसकी कई बार बात करते हैं, उसका mv/e ये आपका एसएचएम का टाइम पीरियड आएगा। अगर कोई बॉडी है उसको आपने इलास्टिसिटी के चैप्टर में आएगा कि आपने सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर है, तो वायर से आपने सस्पेंड कर रखा है, स्प्रिंग से नहीं किया, वायर से सस्पेंड किया है, उसका टाइम पीरियड 2.ml/ya आएगा। y आपका यंग्स मॉडुलस है, a आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, l उसकी लेंथ है, m उसका मास है। ये डेटा याद रखना, डायरेक्टली अगर कोई पूछ ले तो डिराइव करने से बच जाओगे, है ना, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएंगी। नाउ एनर्जी की जब हम बात करते हैं एसएचएम में कि आपका एसएचएम अगर हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। नाउ एनर्जी की जो वैल्यू आती है ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। एनर्जी की जो वैल्यू आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आपकी एनर्जी होगी। m ओमेगा स्क्वायर को आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं फिर, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई इसकी बात हो गई, और ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होती है आपकी, ये रिजल्ट ध्यान रखना है, काइंड ऑफ हाफ m v स्क्वायर है, v की वैल्यू a ओमेगा कॉस स्क्वायर है, उसको जो आप वैल्यू लिखेंगे v स्क्वायर की दूसरी वैल्यू y के टर्म में ये लिखा हमने, तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या y स्क्वायर,
ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ना इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी मिलेगी, और नोटिस करना टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि ये आपकी एक एनर्जी हो गई, ये आपकी दूसरी एनर्जी हो गई, और मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्या है, और ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई, ये आपका टोटल एनर्जी है। एक दो बार ये ग्राफ ही आपसे सवालों में पूछा हुआ है, तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी जिसकी वैल्यू फिक्स होएगी। उसको टोटल एनर्जी को आप ये लिख सकते हो हाफ ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी हाफ एम, इसको जो है हाफ एम ए स्क्वायर आएगा, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको ये लिख लेते हैं, ये आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी होगी। ना काइनेटिक एनर्जी जो होगी, नोटिस करें उसको आपका इन्वर्टेड पैराबोला है। ग्राफ थ्योरी में हम बात कर चुके हैं कि के और माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो ये आपका इन्वर्टेड पैराबोला है। सो ये वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। ना इसका मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सो से फॉर एग्जांपल ये आपका स्प्रिंग है और ये आपकी मीन पोजीशन है, पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो ये आपकी एसएचएम की यहाँ पे कहानी हो रही है। तो ये जो आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी और आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होएगी जिसकी वैल्यू 0 है, बिकॉज पार्टिकल वहाँ जस्ट जाके रुका है और वो वापस आ रहा है, तो वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। हैंस आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होएगी। तो इस जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी। सिमिलरली अगर बात करेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, बिकॉज उस टाइम पे स्प्रिंग आपका बिल्कुल नहीं खींचा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो उसमें स्प्रिंग का एक्स जो है आपका वो 0 है, तो उस वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होएगी। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी मैक्सिमम होएगी, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। सो ये आपका एनर्जी का ग्राफ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टोटल एनर्जी इज नॉट अ पोजीशन फंक्शन, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ यहाँ पे बात करते हैं आपके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम बात करें आपका एसएचएम हो रहा है, उस केस में टाइम पीरियड को आप लिखते हैं 2π√m/k। m आपका मास है, k आपका एसएचएम कांस्टेंट है। अगर स्प्रिंग के केस की बात हो रही है तो स्प्रिंग आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और एसएचएम कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं, बट अदरवाइज यही फॉर्मेट है आपका। जब हमने लिखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये जो आपका k है ये आपका स्प्रिंग वाले केस में तो ऑफकोर्स ये स्प्रिंग कांस्टेंट होएगा, बट अगर आप ड्रम की बात कर रहे हैं, पानी में ऊपर नीचे जा रहा है, तो देयर इज नो स्प्रिंग देयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं कि दो चार्ज के बीच में एक चार्ज आपने यहाँ रख दिया, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये k जो है आपका एसएचएम कांस्टेंट होता है। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का अगर फॉर्मेट है तो टाइम पीरियड को आप आंख बंद करके 2π√m/k से वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे आया उसके लिए फिर थ्योरी में हम इसको डिराइव करते ही हैं। रेसिप्रोकल इसी का आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा। और इन जनरल हम इस चीज़ को ध्यान रखना, इन जनरल हम यहाँ पे आपका जो है टाइम पीरियड उसको यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन वाली टर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये बात हम एंगुलर एसएचएम के लिए करें तो एंगुलर एसएचएम में यही जो आपकी वैल्यू आती है लीनियर एसएचएम के लिए, तो एक्सेलरेशन आपका इसके प्रोपोर्शनल हो गया। और जब हम एंगुलर एसएचएम में बात करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा जो है ये आपका, जैसे यहाँ तो हमने बात की एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एंगुलर एसएचएम अगर हो रहा है तो जो आपका पेंडुलम घूमता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डाइपोल का जब टाइम पीरियड निकालते हैं, या मैग्नेटिज्म में आपके बार मैग्नेट का या आपके मैग्नेटिक डाइपोल का टाइम पीरियड निकालते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा वाली टर्म, और उसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम पीरियड जो आएगा, ऑलराइट ये आपका डिराइव किया हुआ मैंने आपके लिए। ऑलराइट, ये सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड आएगा, अच्छा इसको ये लिखते हैं इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इनर्शिया फैक्टर है आपका सिंपल पेंडुलम के टर्म में तो हम L लिखेंगे, बिकॉज ये आपका 2π√L/g आ जाएगा। और जब आप स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं तो स्प्रिंग पेंडुलम में, ऑलराइट, तो स्प्रिंग पेंडुलम के केस में हम ये पे कहते हैं कि आपका एक पॉइंट मास है, उस मास को हमने स्प्रिंग पे ऐसे बांध के इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो एक्स में मूव करेगा, वर्टिकल करेंगे तो वाई में आपका मूव करेगा। इस केस में टाइम पीरियड जो है आपका 2π√ आपका m/k हो जाता है, ठीक है। ये आपका m आपका मास है, k आपका इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा स्प्रिंग पेंडुलम के केस में।
टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम जो है वो आपका मास पे डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम है, उस केस में मास पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टाइम पीरियड आपका के पे डिपेंड करता है, और ये टाइम पीरियड जो है इसका स्प्रिंग पेंडुलम का आपका जी के इंडिपेंडेंट है, इसमें जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको मान लीजिए मून पे जाके टाइम पीरियड अगर किसी पेंडुलम का कुछ इस तरह के सवाल बने हुए हैं कि आपकी सेकेंड्स क्लॉक है, उसको अगर हम मून पे ले गए, तो उस केस में अगर आपका सेकेंड्स टाइम पीरियड है, तो सेकेंड टाइम पीरियड वो स्पेशल आपका पेंडुलम होता है जिसकी लेंथ है, उसकी लेंथ जो होती है इस प्रकार की, उसका टाइम पीरियड जो है वो आपका 2π√L/g है, इसकी वैल्यू 2 सेकेंड आती है। ठीक है, जिसकी टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड आ रही है उसको हम सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं, और इसकी जब आप कैलकुलेशन करते हैं लेंथ की वैल्यू 1 मीटर आ जाती है। नाउ ये नोटिस करना है, इसका टाइम पीरियड जो है ये आपका जी के डिपेंडेंट है। तो मून पे ले जाएंगे तो आपका सेकेंड पेंडुलम नहीं बचेगा, क्योंकि जी की वैल्यू आपकी चेंज हो गई। उस केस में हमें एल की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ती है, सो दैट अपना टाइम पीरियड वही आ जाए जो अर्थ पे था। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें, इफ एन स्प्रिंग्स और डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट, अगर आपने एन स्प्रिंग ली है, उनको एक बार उनको हमने सीरीज में लगा दिया है, तो आपका टाइम पीरियड जो था स्प्रिंग पेंडुलम के केस में 2π√m/k इक्वलेंट कहते हैं। और के इक्वलेंट की वैल्यू हमने एनएलएम के चैप्टर में सीखी है कि अगर आपने के स्प्रिंग है, आपकी एन स्प्रिंग है जिनका कांस्टेंट के है, उनको अगर सीरीज में लगा दिया है तो के इक्वलेंट जो है आपका वो 1/k1 1/k2 इस हिसाब से बन जाता है। अगर पैरेलल लगाई हुई है तो आपका के जो है वो सारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुछ सवाल आपके सीरीज और पैरेलल लगा के ही कॉम्बिनेशन में इस पर पूछ लेते हैं टाइम पीरियड के। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग लेंथ के, इसकी बात हम एनएलएम के चैप्टर में कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं आपका डैम्प्ड, अगर आपका एसएचएम मोशन की बात हो रही है, फोर्स ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगा हो तो उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑसिलेशन आपकी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन जो है उसको आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिकॉज वो अपने आप नेचर की वजह से हो रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अगर देखोगे तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था मुझे पहले बहुत मजा आया, बहुत सारी कहानी की इसकी। आखिरी का जो इसका पैराग्राफ होता है वो इतना सैड वाला वो पार्ट था कि भाई आपका जो एसएचएम हम कर रहे थे, पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ डाला, एक्चुअल एसएचएम इनफाइनाइट टाइम के लिए तो होता ही नहीं है। एवरी प्रैक्टिकल एसएचएम जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। आपका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड। इफ दैट इज द केस उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। These oscillations, in these oscillation, amplitude of oscillation decreasing exponentially due to damping forces। ठीक है, और अगर इसको देखोगे तो जो हमने पहले एसएचएम की बात की, अगर हमने कहा कि भाई पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, तो ये हमने कहा था कि भाई इन्फानाइट टाइम तक ये मैक्सिमम आपका +a और ये वाला मैक्सिमम a टाइम के साथ ऐसे वेरिएशन था। आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम जो वो कहानी है तो उसके बीच में वेरी करेगा। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो ये वाली कहानी होती है कि आपका पहले तो इतना एम्पलीट्यूड गया, उसका धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। अब अगर इसके ऊपर देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे कम होती है, तो उसका आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। एम्स में 1-2 सवाल इसके ऊपर पूछे हुए हैं। ये हमें कहता है कि x विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xm, जो आपकी पहले मैक्सिमम वैल्यू रही थी, मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻ b/2m मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इस चीज़ की इक्वेशन है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो आपका जो एसएचएम पहले ऐसे इन्फानाइट टाइम तक हो रहा था, वो धीरे धीरे ऐसे उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। मीन पोजीशन वही रहेगी, बट क्योंकि आपकी एयर रेजिस्टेंस है, या मान लीजिए पानी में आप ऑसिलेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट होएगा, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई। इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, जस्ट इन केस इसके ऊपर कोई बात कर ले तो। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0.01 साइन ऑफ 100 पाई, ब्रैकेट में लिखा है t प्लस आपका हो गया 0.05, x मीटर में t सेकंड में ऐसा दिया हुआ है। हमारे लिए सवाल ये कि हमें यहाँ पे बताना है टाइम पीरियड क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, 0.01, 0.02, 0.1 या फिर 0.2 सेकेंड। नाउ अगर इस सवाल के बहाने हम इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से वो करना सीखते हैं। इस इक्वेशन को आप देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, इसको अंदर लेके चले जाते हैं तो ये आपका बचेगा 100
पाई टी प्लस जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई। ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है टाइम पीरियड, पर उसके अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड है, तो अगर सवाल पूछा जाए एम्पलीट्यूड तो ये आपका, क्योंकि आप इसको कंपेयर करेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट से, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड पार्ट, ये हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। नाउ ये 100 पाई जो है इससे कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा। सो यानी कि आपका ओमेगा जो है उसकी वैल्यू होगी 100 पाई। नाउ यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपके टाइम पीरियड की, तो ये बात अपने को पता है, टाइम पीरियड को हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 100 पाई, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2 बाय 100, यानी कि आ गया 0.02। ये आपका सेकेंड्स, इतने टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी हो जाएगी, विच मीन्स ऑप्शन बी जो है आपका 0.02 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 2 इक्वेशंस ऑफ 2 SHM आर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस एल्फा, दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी माइनस एल्फा। हमें बताना है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। हमारे ऑप्शन है 0 डिग्री या फिर अल्फा या फिर 90 या फिर 180। ना कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेज डिफरेंस अपने को पता है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है जिनको आपको साइन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं, उनके बीच का डिफरेंस फेज डिफरेंस कहलाता है। कुछ लोग आंख बंद कर कहते हैं दोनों ओमेगा माइनस अल्फा है, तो इसका आंसर वो 0 मार्क कर देते हैं। नहीं, 0 मार्क नहीं करेंगे, इसको हम पहले करेंगे दोनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो पहले वाला अगर एक्स का साइन में दिया हुआ है, दूसरा जब कॉस में दिया हुआ है उसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को आप लिखेंगे y विल बी इक्वल टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एल्फा प्लस 90 या पाई बाय 2। नाउ इसके बेसिस पे आप अब दोनों को कंपेयर करके फेज डिफरेंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो ओमेगा टी माइनस एल्फा तो दोनों का कॉमन पार्ट है, ये आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा, हेंस 90 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन says a body is executing simple harmonic motion with an angular frequency of 2 radian per second। तो ओमेगा की वैल्यू अपने को दे रखी है। Velocity of the body at 20 meter displacement when the amplitude of motion is the velocity of the body at 20 meter displacement when the amplitude of motion is 60 millimeter। नाउ अपने को बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है 60 मिलीमीटर, हमें बताना है वेलोसिटी एट 20 मिलीमीटर क्या होगा। ये यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ऑलराइट। और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाउ सिंपल सवाल है, वेलोसिटी है उसको आप लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई में हो रहा हो तो वाई लिख लेंगे। सो बस डेटा रख के आंसर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है ओमेगा, ओमेगा अपने को दिया हुआ ट्वाइस। कई बार सवाल को थोड़ा सा लंबा करने के लिए यहाँ पे या तो टाइम पीरियड दे देते हैं या फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। टाइम पीरियड अगर दिया हो तो ये बात अपने को पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और इससे ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी, उससे आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको ये पता है ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ओमेगा आ जाएगी। नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे ओमेगा माइनस ए का मतलब हो गया ये 60 mm का स्क्वायर, और माइनस आप करेंगे 20 mm का स्क्वायर। ना इसको जब यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट आपका mm पर सेकंड में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने मिलीमीटर ही लिया है तो सेम यूनिट में अपना आंसर आएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसमें से अगर 10 का स्क्वायर में कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये बचा 20 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 32। नाउ 32 को अगर आप वो करेंगे उसके और फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बन जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 यानी कि आ गया अंडर रूट 80 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। नाउ अंडर रूट ऑफ 2 जो आता है 1.414 होएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 113 या 114 आती है। सो विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 113 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says particle is executing SHM if its amplitude is 2 millimeter, 2 meter, amplitude अपने को 2 मीटर दिया हुआ है, एंड टाइम पीरियड जो दिया है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू आप लिखते हैं a ओमेगा। नाउ यहाँ पे अपने को ओमेगा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है, तो इसको आप लिखोगे a मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय टी, इसमें वैल्यू रख के आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो v मैक्सिमम है दैट विल बी इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई
डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आपका 2 सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी 2 पाई ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर पूछा होता तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू अगेन टाइम पीरियड की टर्म में रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 मीटर। आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.5 मीटर दी हुई है एंड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपने ओमेगा का नाम चेंज कर दिया, उसको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी बोला है 10 रेडियन पर सेकेंड। सवाल है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑसिलेशन इज, उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ये हमें यहाँ बताना है। और ये 4 अपने ऑप्शन दे रखे हैं ना। ये बात अपने को पता है एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है उसको आप लिखते हैं a ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स मैक्सिमम जो आएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम। सो यहाँ डेटा अपने को दिया हुआ है, बस इसकी वैल्यू रख देंगे। सो फोर्स मैक्सिमम आएगा आपका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो मास अपने को दिया हुआ है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। आंसर हमें क्योंकि न्यूटन में बताना है तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है अपने को 0.5 मीटर, मेरी सलाह हमेशा ये होती है 0.5 को लिख लो 1/2, कैलकुलेशन करना आसान रहता है। मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है आपका 10 रेडियन, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 का स्क्वायर हो गया। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी 10 10 10, ये 10 टू द पावर 3 को कैंसिल कर देगी, यानी कि 1/2 न्यूटन, यानी कि 0.5 न्यूटन। दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन डी 0.5 न्यूटन, दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से द सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद अ टाइम पीरियड t। आपका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज बाय 21%, आपने लेंथ को इस बार 21% बढ़ा दिया या फिर दूसरा टाइम पीरियड लिया जिसकी लेंथ आपकी 21% एक्स्ट्रा है। द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, तो टाइम पीरियड की कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी सवाल ये है। नाउ सिंपल पेंडुलम के लिए हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। इस केस में g आपका कांस्टेंट है, उसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पाई आपका ऑफकोर्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t जो है दिस इम्प्लाइज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। इसका मतलब ये होगा t2 डिवाइड बाय t1, अगर इनका रेशो लेंगे दैट विल बी इक्वल टू L2/N1। हमें t2 की वैल्यू बतानी है, सो t2 है, t1 को उधर ले जाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू L2। L2 हमने क्योंकि 21% बढ़ा दी लेंथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.21 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड t। तो 1.21 ये है कि आपने 21% बढ़ा दिया, तो वैल्यू आपकी 1 की बजाय 1.21 हो गई। अगर इसी को आप 100 लिखते हैं तो ऊपर 121 आता। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.21 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय t। नाउ ये बात अपने को पता है, t2 की वैल्यू हो जाएगी 1.21 का जब आप अंडर रूट लेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1.1 t। इसका मतलब ये है कि 10% वैल्यू आपकी टाइम पीरियड की बढ़ गई, हेंस ऑप्शन ए 10% इंक्रीज, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure A. As shown in figure, a mass m is suspended from them. Ratio of their frequency, notice करना है यहाँ पे frequency का ratio पूछा है, of the vertical oscillation will be। तो पहले क्या किया हमने, 2 स्प्रिंग लिए उनको सीरीज में लगाया, फिर हमने क्या किया 2 स्प्रिंग लिए उनको पैरेलल में लगाया। अब दोनों के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें कमेंट करना है, उसका रेशियो क्या होगा। ऑप्शन है 2:1, 1:1, 1:2 या फिर 4:1। नाउ पहले वाले केस की अब बात करेंगे तो अच्छा टाइम पीरियड हमें पता है, इसको हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k इक्वलेंट। तो टाइम पीरियड आपका अंडर रूट k के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इम्प्लाइज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसको आप 1/t लिखते हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। तो आपकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली अंडर रूट k के प्रोपोर्शनल होगी। पहले वाले केस में अगर हम बात करें, इनका रेशो जो हमें बताना है तो f1 डिवाइडेड बाय f2 हम कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1 डिवाइडेड बाय k2। नाउ पहले वाले केस में क्योंकि स्प्रिंग आपके दोनों सीरीज में लगे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी k इक्वलेंट की आ जाएगी k/2। ये हमने NLM के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब हम दोनों को पैरेलल लगाएंगे तो उस केस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2k। सो आपका जो f1/f2 का रेशो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन सी है 1/2, दैट वुड बी द राइट आंसर।